हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेट थ्योरी को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, उसके बाद सेट की डेफिनेशन, और उसके बाद हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, और इसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सेट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए कि मान लीजिए आप एक अच्छा और टिकाऊ घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस घर की नींव को आप मजबूत बनवाइए, क्योंकि जब एक घर की नींव मजबूत होती है तभी एक अच्छा और टिकाऊ घर बन पाता है। ऐसा ही मैथमेटिक्स में होता है। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेट थ्योरी के कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि जो सेट थ्योरी है वो पूरी मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। अगर आपने सेट थ्योरी को नहीं पढ़ा तो आप 11th-12th के मैथ को सही से ना तो समझ सकते हैं, ना उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 11th और 12th के ज़्यादातर चैप्टर में सेट थ्योरी यूज़ हुई है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सेट थ्योरी को अच्छे से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। A set is a well-defined collection of elements यानी कि एलिमेंट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कि एक सेट है। अब आप पूछोगे कि सर वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, या मैं ये भी बोल सकता हूँ जो सभी के लिए सेम रहता है। उस कलेक्शन को हम बोलते हैं कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, माउंटेन्स भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, रिवर्स एलिमेंट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कुछ भी चीज़ एलिमेंट्स हो सकती है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझिए वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। Collection of first even 5 even numbers, यानी इस कलेक्शन में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि इस कलेक्शन में 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट्स हैं या ये नंबर्स हैं। यानी ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसलिए ये कलेक्शन एक सेट है। एक और एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ
vowels in English अल्फ़ाबेट। इस कलेक्शन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स के बारे में पूछा गया है। तो इस कलेक्शन में कौन कौन से लेटर्स आएंगे? इस कलेक्शन में ए, ई, आई, ओ और यू, ये वाले लेटर्स आएंगे। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो सभी के हिसाब से इस कलेक्शन में यही लेटर्स आएंगे। यानी ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, ये सभी के लिए सेम रह रहा है। इसलिए ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन एक सेट है। एग्जाम्पल नंबर 3, collection of two best singers in India। इस कलेक्शन में इंडिया के 2 बेस्ट सिंगर्स के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये कलेक्शन सभी के लिए सेम नहीं रहेगा। हो सकता है किसी के हिसाब से अरिजीत सिंह, आतिफ असलम बेस्ट सिंगर्स हों, या किसी के हिसाब से हो सकता है जुबिन नौटियाल और टोनी कक्कर बेस्ट सिंगर हों। यानी ये कलेक्शन सभी के लिए सेम नहीं है। इसलिए ना तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ना ही ये एक सेट है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। माउंटेन्स भी आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, रिवर्स भी आपके एलिमेंट्स हो सकती हैं, नंबर्स भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड अल्फ़ाबेट्स भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ETC कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने देखा, इस कलेक्शन में अल्फ़ाबेट्स एलिमेंट्स हैं और इस कलेक्शन में नंबर्स एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, कोई भी चीज़ एलिमेंट हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नंबर फर्स्ट है, इस सेट is denoted by capital letters। दूसरा नोट पॉइंट ये है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट of a set is denoted by small letters। अगर आप किसी सेट को डिनोट करना चाहते हैं तो उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करना चाहते हैं तो उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कलेक्शन एक सेट होगा। Which
of the following are set। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। नंबर दूसरा कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नंबर तीसरा कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। तो बताइए इनमें से कौन सा कलेक्शन एक सेट है। तो देखिए इनमें से जो पहला कलेक्शन है वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि जो पहला कलेक्शन है उसमें पूछा गया है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के कलेक्शन के बारे में। तो ये कलेक्शन भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हम जानते हैं कि जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता, और जब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये एक सेट भी नहीं है। क्योंकि देखिए हो सकता है किसी के हिसाब से लॉयन मोस्ट डेंजरस एनिमल हो, या किसी के हिसाब से हो सकता है एक डॉग मोस्ट डेंजरस एनिमल हो, या किसी के हिसाब से लिजार्ड भी हो सकती हैं, और किसी के हिसाब से कॉकरोच वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है मोस्ट डेंजरस एनिमल। यानी ये एक ऐसा कलेक्शन है जो सभी के लिए सेम नहीं रह रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसीलिए ये एक सेट भी नहीं है। बाकी की जो दो कलेक्शन हैं ये दोनों कलेक्शन एक सेट हैं, क्योंकि आप किसी से भी नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन के बारे में पूछोगे तो सभी का आंसर इस कलेक्शन के बारे में सेम होगा। प्रत्येक व्यक्ति यही बोलेगा कि इस कलेक्शन में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स इस कलेक्शन में आएंगे। और तीसरे कलेक्शन के बारे में भी आप किसी से पूछोगे जिसमें ऑड नंबर्स के कलेक्शन के बारे में बोला गया है, तो इसमें आपके 1 3 5 7 ये सारे नंबर्स आएंगे। यानी ये दोनों ऐसे कलेक्शन हैं जो सभी के लिए सेम रहेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कलेक्शन एक सेट हैं। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो एक सेट को जनरली दो मेथड से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला मेथड होता है आपका रोस्टर मेथड, और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, या इसको लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। तो रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जबकि जो सेट बिल्डर मेथड है उसमें एलिमेंट्स को ना लिखकर एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा जाता है। तो चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एक सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर फर्स्ट होता है आपका रोस्टर मेथड। इसको हम टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। In this method, is set is described by
लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas within curly bracket। यानी रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी हमारे पास एक प्राइम नंबर्स का सेट है और इस सेट को हम रोस्टर मेथड में लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करली ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो इस एलिमेंट्स में इस सेट में प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो इस सेट में आपके एलिमेंट्स आएंगे 2, 3, 5, 7 और इसी तरीके से एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो हमने क्या किया है, जब हमने इस सेट को रोस्टर मेथड में लिखा है तो इसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया है। अब इस सेट को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि एक सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया जाता है। तो मैं इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूँ। मान ली मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ। अब हम देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को डिनोट करने का दूसरा मेथड, नंबर सेकंड, सेट बिल्डर मेथड। इन दिस मेथड a set is described by characteristic property of its elements। अगर हम किसी सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखना चाहते हैं तो सेट बिल्डर मेथड में लिखने का तरीका होता है कि करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाएगा, बल्कि एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, कोई ए सेट है, एग्जांपल नंबर 1, कोई ए सेट है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर हम इस x, मैंने इस सेट के सारे एलिमेंट्स को x मान लिया है, x सच दैट, ये जो सिंबल होता है इसको हम सच दैट बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा है कि, और इस सिंबल की जगह पे ऐसा सिंबल भी यूज होता है, ये भी सच दैट ही डिनोट करता है और इसका भी मतलब ऐसा है कि ही होता है। तो x ऐसा है कि x बराबर है 2n के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हम इस सिंबल्स के बारे में जानते हैं, ये सिंबल क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बी सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये बोलूं कि क्या 3 इस सेट में है, तो हाँ 3 इस सेट में है, यानी मैं लिख सकता हूँ 3 इज इन सेट बी।
मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 3 इज बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये इस बिलोंग्स टू फ्रेज को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एप्सिलॉन का, लेकिन इसको यहां पर एप्सिलॉन रीड ना करके इसको रीड किया जाता है बिलोंग्स टू। अब हम कुछ सिंबल्स के बारे में देखते हैं और उनकी मीनिंग के बारे में देखते हैं कि उनका मतलब क्या है। तो सबसे फर्स्ट आता है एन। इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड या आई का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आर प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ये 11th क्लास में एक चैप्टर भी है जिसको हम आगे चलकर पूरे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सबसे फर्स्ट है नल सेट। नंबर सेकंड है सिंगलटन सेट। नंबर थर्ड है फाइनाइट सेट। नंबर चौथा है इनफाइनाइट सेट। फिर हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट में हम प्रॉपर सबसेट, एंड सुपरसेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर सेट और उसके बाद यूनिवर्सल सेट। तो स्टार्ट करते हैं नल सेट से। नल सेट को एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो उसको हम
नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है ए नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई, यानी एक नल सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इस सिंबल को रीड करते हैं फाई, या हम नल सेट को सिंपल ऐसे भी डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखें तो ये सिंबल भी एक नल सेट को डिनोट करता है। एक एग्जांपल से देखिए, कोई सेट ए है x सच दैट x ऐसा है कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इस सेट में, ये सेट हमें सेट बिल्डर मेथड में दिया रखा है और इस सेट के हमें एलिमेंट्स पता करने हैं। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, या मैं सीधा सा बोलूँ तो इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि मैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ, यानी अब इसका मतलब है कि x का वर्ग बराबर हो -1 के। तो ऐसी तो x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जिसका वर्ग करने पर, जिसका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव का 1 मिल जाए। यहाँ पर ये x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x की ऐसी कोई रियल वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए एक्स स्क्वायर बराबर हो -1 के, यानी ये एक नल सेट है, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। है सिंगलटन सेट। सिंगलटन इस सेट के बारे में भी आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। सिंगलटन सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके पास केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं सिंगलटन सेट का उदाहरण। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी इस सेट में इवन प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा गया है, तो इस सेट को जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इस सेट में केवल 2 ही आएगा, क्योंकि 2 इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, यानी ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है। फाइनाइट सेट, a set which has finite numbers of elements, एक ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। या मैं इसको सिंपल ऐसा भी बोल सकता हूँ, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं अगर आपसे पूछा जाए
तो आप बोलोगे कि इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। यानी ये बी सेट एक फाइनाइट सेट है। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट, लेकिन उससे पहले हम एक और टर्म के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उस नंबर को ही हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। जैसे कि इस सेट बी में 4 एलिमेंट्स थे, तो हम बोलेंगे कि सेट बी का कार्डिनल नंबर 4 है, और कार्डिनल नंबर को डिनोट किया जाता है इससे, जहां पर ए आपका कोई सेट है और एन डिनोट करता है नंबर को। अगर इस सेट के लिए मैं कार्डिनल नंबर लिखूं तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल लीजिए, अगर कोई सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इस सेट का कार्डिनल नंबर 5 होगा, और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन होती है टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal number आर सेम। यानी यदि हमारे पास ए और बी 2 सेट हैं, तो अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हुए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, और हमारे पास कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो अगर मैं सेट ए के कार्डिनल नंबर के बारे में पूछूं तो इसका कार्डिनल नंबर है 5। अगर सेट बी के कार्डिनल नंबर्स के बारे में पूछूं तो इसका भी कार्डिनल नंबर है 5। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट हैं। अब हम देखते हैं इक्वल सेट्स। Two sets A and B are
said to be equal if their cardinal numbers and elements are same। यानी अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और उनके कार्डिनल नंबर और एलिमेंट्स अगर दोनों ही सेम हैं तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। जैसे अगर ए हमारे पास कोई सेट है बी सी डी और बी हमारे पास कोई सेट है सी डी एंड बी, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर भी 3 है और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी 3 है। यानी इन दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हैं और इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स भी सेम हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन in a set makes no difference। यानी कि अगर हम किसी सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उससे सेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेट सेम ही रहता है। नंबर 2 नोट पॉइंट है, the repetition of an element has no effect। यानी अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स की रिपीटेशन करते हैं तो उससे भी सेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जनरली हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं करते हैं। नंबर 3 नोट पॉइंट है, इक्वल सेट आर always equivalent but equivalent sets may need not be equal। यानी कि एक इक्वल सेट हमेशा एक इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन एक इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझिए, हमारे पास कोई ए सेट है 4 6 7 और हमारे पास कोई बी सेट है 7 6 एंड 4, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। और आप ध्यान से देखिए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट भी हैं, क्योंकि सेट ए का कार्डिनल नंबर भी 3 है और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी 3 है।
तो दो इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ये दोनों सेट्स इक्वल सेट हैं क्योंकि 4 6 7 इस सेट में भी है और 4 6 7 इस सेट में भी है। तो दो इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं। इसको भी देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सी सेट है 1 2 3 और हमारे पास कोई डी सेट है 4 5 6। तो सी और डी आपके इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं जो कि बराबर है 3 के। तो जिन सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो सी और डी आपके इक्विवेलेंट सेट हैं, लेकिन क्या ये इक्वल सेट हैं? तो आप बोलोगे कि ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। और एक और एग्जांपल देखिए। The set of letters forming the word बबलू। बबलू वर्ड्स जिन लेटर्स से मिलकर बना है उन लेटर्स का हमें सेट लिखना है। तो देखिए, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस सेट को ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये सेट बना है बी से, ए से, एल से और ओ से। मैं इस सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी चेंज कर देता हूं क्योंकि उससे सेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम पहले ही देख चुके हैं। यानी मैं इस सेट को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, एल ओ बी ए। और यहाँ पर आप देखिए एलिमेंट्स की रिपीटेशन भी हमने नहीं की है क्योंकि एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। आप एलिमेंट्स को रिपीट कर दोगे फिर भी उससे सेट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसेट। if every element of A is in B, then we can say that A is सबसेट ऑफ सेट B। और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। यानी अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम बोलेंगे कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब इसमें आता है प्रॉपर सबसेट। और दूसरा आता है आपका सुपरसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B।
यानी अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो लेकिन सेट ए इक्वल सेट ना हो बी के, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि अगर ए हमारे पास है 1 2 3 और बी एक हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का जिसमें आपके सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो हम बोलेंगे कि सेट ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई बी सेट भी होता जिसमें एलिमेंट होते आपके 3 2 1, तो इस जगह पर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो हम बोलेंगे कि सेट ए सबसेट है बी का, लेकिन सेट ए सेट बी के इक्वल भी है, तो हम इस तरीके का सिंबल लगाएंगे और हम बोलेंगे कि सेट ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। अब सुपरसेट क्या होता है? जब ए सेट प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो हम कहेंगे कि जो बी है वो सुपरसेट है ए का। यानी प्रॉपर सबसेट की कंडीशन में अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो जो बी है वो सुपरसेट कहलाएगा सेट ए का। कुछ नोट पॉइंट्स। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो प्रत्येक सेट है वो स्वयं का सबसेट होता है। दूसरा नोट पॉइंट है empty set is subset of every set, यानी जो आपका empty set है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नंबर थर्ड है the total number of subset of a finite set containing set n elements is 2 की पावर n, यानी अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, अगर मैं इसके सारे सबसेट लिखना चाहूँ तो ये एक सबसेट है, दूसरा ये है, तीसरा 3 है, चौथा है आपका ये खुद, और पांचवा है एम्प्टी सेट। इस सेट के भी सारे एलिमेंट इस ए सेट में हैं, इस सेट के भी सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, इस सेट के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, और इन दोनों सेट के भी एलिमेंट्स इसी सेट में हैं। यानी ये चारों सेट सेट ए के सबसेट हैं। अगर एक आएगा इसमें 1,2, एक आएगा इसमें 1,3, एक आएगा इसमें 1,2 1,3 2,3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 की पावर n इज इक्वल टू है 8 बराबर 2 की पावर 3, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं।
अब हम देखते हैं लास्ट सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट। इस सेट which contains all set। एक ऐसा सेट जो सारे सेट को अपने में कंटेंस किए हुए है, उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको मैं सिंपल ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक ऐसा सेट जिसके लिए गिवन सेट सबसेट हो, तो जो सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 और हमारे पास कुछ गिवन सेट हैं 1 2, एक सेट बी है 3 7, एक सेट सी है 11 एंड 12। तो ये जो दो तीनों गिवन सेट हैं ये सेट एन के लिए सबसेट है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो सेट एन है वो आपका एक यूनिवर्सल सेट है।